मित्रों, मैं संतोष कुमार शर्मा। हमारे मित्र जो है जीत सर, जो फिजिक्स की जाने मानी फैकल्टी हैं, बनारस, पटना और हर एक शहरों में अपनी सेवा दे चुके हैं। विगत 9 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और इन्होंने एक चैनल को क्रिएट किया है जिसका नाम जीत सर विद जीतपुर चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपके सामने आधुनिक भारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के संदर्भ में या आधुनिक भारत को पढ़ने का तरीका क्या होता है। और यहीं पर हम देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के सानिध्य में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, या कह लीजिए पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी की है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हम प्रारंभ करेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की, जिसने आगे आंदोलन को लीड किया और अंत में आज़ादी प्राप्त की, तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे यह जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मूल कारण क्या था। इसी संदर्भ में या इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था और ए.ओ. ह्यूम कौन थे और ए.ओ. ह्यूम की क्या भूमिका थी कांग्रेस पार्टी के निर्माण के संदर्भ में। इन सारी अवधारणाओं को देखेंगे एक एक कड़ी को जोड़कर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और ये मेरा वादा है, कांग्रेस पार्टी या उसके जितने भी अधिवेशन है, जहां पर भी आपने पढ़ा होगा, बस एक बार पढ़ के देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। और डेली मैं ये वीडियो बनाऊंगा। आज राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस का अधिवेशन, इसके आगे हम लोग देखेंगे उदारवादी युग क्या है, उग्रवादी युग क्या है और गांधीवादी युग क्या है। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों का इस वीडियो का आनंद मिल सके, लाभ उठा सके और घर पर बैठ के इसकी तैयारी कर सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो ध्यान से समझिएगा सभी प्यारे बच्चों, यह जो कांग्रेस पार्टी है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यह जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का स्थापना का मूल कारण क्या है, यानी कांग्रेस पार्टी को क्यों स्थापित किया गया, इसका मूल कारण क्या था। फिर यहीं पर हम लोग देखेंगे लॉर्ड डफरिन का क्या योगदान है, यानी ये जो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन का कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में क्या योगदान है। इसी संदर्भ में हम आगे देखने का प्रयास करेंगे ए.ओ. ह्यूम, यानी कांग्रेस पार्टी में यह जो ए.ओ. ह्यूम है, इनका क्या योगदान है और इनका क्या मूल्यांकन है और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कार्य किया। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना। यह जो कांग्रेस पार्टी है, ध्यान से एक एक बिंदु को समझिएगा, कंसेप्चुअली और फैक्चुअली सारे अवधारणा आपके स्पष्ट होंगे। बहुत सारे लड़के करते क्या है, क्वेश्चन को तैयार करते हैं, याद करते हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ेंगे तो फैक्ट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आता है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य है, यह जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को अगुवाई की थी, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मूल कारण क्या था, मूल लक्ष्य क्या था, मूल निहित स्वार्थ क्या था। तो समझिए, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी लोग बोर्ड पे। यह जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के थोड़ा से पहले चलते हैं ताकि कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि तैयार हो सके। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर होता क्या था, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में आईसीएस का जनक कहते हैं। इसी के शासनकाल में भारत में आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ हुई। इसी के शासनकाल में भारत में आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ हुई। और जैसे आईसीएस की परीक्षा भारत में प्रारंभ हुई, बहुत सारे भारतीय जो है आईसीएस की परीक्षा में सहभागी बने। और यहाँ पर क्या हुआ, वह आईसीएस की परीक्षा को पास कर यहाँ पर अंग्रेजों के अभिन्न अंग बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन स्थापित की, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में शासन स्थापित की, तो ये जो आईसीएस को परीक्षा को पास किए थे जितने भारतीय थे, वह लोग क्या किए, भारत में बड़े बड़े उच्च पद प्राप्त किए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और ये जब उच्च पद प्राप्त किए, कोई कलेक्टर बना, कोई डिप्टी कलेक्टर बना और कोई वित्त विभाग में कार्य करने लगा। और जैसा कि जानते हैं, ये जो भारत के आईसीएस अधिकारी थे, इन लोगों के पास ब्रेन था। और इन लोगों के पास ब्रेन था तो ब्रिटिश राज में कार्य करते हुए इनको पता लगा कि ये जो अंग्रेज हैं हमारे दोस्त नहीं हैं, बल्कि ये लोग जो है भारत में शोषण का कार्य करते हैं। और इन लोगों ने क्या किया, अपने विशिष्ट पदों से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश राज का विरोध किया। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पढ़े लिखे आईसीएस भारतीय जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया था, इन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। चूंकि इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई संघर्ष नहीं किया, चूंकि ये बौद्धिक वर्ग थे, तो इन लोगों ने विरोध किया समाचार पत्र के माध्यम से। और इन लोगों ने समाचार पत्र के माध्यम से क्या किया, ब्रिटिश राज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया।
और जैसे ब्रिटिश राज का कच्चा चिट्ठा खोला समाचार पत्र के माध्यम से, और यह समाचार पत्र जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गया, और जब जनता के हाथ लगा तो जनता ने क्या कर दिया, ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और हुआ क्या, अब लॉर्ड डफरिन को लगा कि अगर जो है इनको नहीं रोका गया तो भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा। यही कारण था कि यह जो लॉर्ड डफरिन था एओ ह्यूम से मिला कि कैसे क्षेत्रीय स्तर पे ये जो विद्रोह हो रहे हैं उनको दबाया जाए और ब्रिटिश राज को भारत में स्थापित किया जाए। इसी संदर्भ में लॉर्ड डफरिन एओ ह्यूम से मिला, और ये जो एओ ह्यूम जो थे ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एओ ह्यूम रहने वाले थे स्कॉटलैंड के, और ध्यान दीजिएगा यह विश्व का पहला आईसीएस अधिकारी था। और आईसीएस का फुल फॉर्म होता है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, और इसी परीक्षा को टॉप एओ ह्यूम ने किया था, और बहुत ही ब्रेन वाला आदमी था। एओ ह्यूम जो है 1885 से लेकर एओ ह्यूम 1915 तक कांग्रेस पार्टी में सचिव थे। और जैसे इनकी मृत्यु 1915 में हुई, कांग्रेस पार्टी ने इनको कांग्रेस का पिता या जनक घोषित कर दिया। ये जो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम को शिमला का संत कहते हैं। और लोगों ने शिमला का संत क्यों कहा, इनको लोग शिमला का संत कहते हैं। और लोग शिमला का संत क्यों कहते थे, क्योंकि इनके बारे में एक समाचार फैल गया था कि इनके पास जो भविष्य का ज्ञान है, ये भविष्य के बारे में जानते हैं। तभी क्या हुआ, लॉर्ड डफरिन जो है शिमला के संत से मिला, और उसने कहा कि ब्रिटिश राज भारत से समाप्त हो रहा है, इसको समाप्त जब हो रहा है तो इसको रोकने में आप प्रयास कीजिए। तभी क्या हुआ, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एओ ह्यूम ने क्या किया, इसी के सुझाव पर हुआ क्या, 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के सुझाव पर लॉर्ड डफरिन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। और जैसा कि आप जानते हैं 1885 से लेकर 1915 में एओ ह्यूम की मृत्यु हो गई। बाद में एओ ह्यूम इटावा के डीएम बने, डिप्टी कलेक्टर थे। और जैसा कि जानते हैं जब भारत में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो यह इटावा के आईसीएस अधिकारी थे, और बाद में विभिन्न सेवाओं पे सचिव बने। और उसके बाद क्या हुआ, 1915 में जैसे इनकी मृत्यु हुई, कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन्हें भारत यानी कांग्रेस पार्टी का जनक या पिता घोषित किया। और 1885 से लेकर 1915 तक ये सचिव के पद पे कार्य करते रहे। अब हम देखेंगे कि यह जो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम ने जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था, आखिर इसका रूप क्या था, कांग्रेस पार्टी का रूप क्या था, या कांग्रेस पार्टी का क्या माहौल था, और किस कलेवर में उस पार्टी की स्थापना की थी। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो एओ ह्यूम थे, एक एक पक्ष को ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो एओ जो ह्यूम थे, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इन्होंने क्या किया, एक पार्टी की स्थापना की, एक राजनीतिक मंच प्रदान किया, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह न हो और भारत को बचाया जा सके, और ब्रिटिश राज यहां पर इसकी स्थायी जड़ें जो है स्थायी की जा सके। तो एओ ह्यूम ने किया क्या, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक दल का गठन किया। यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ यह कांग्रेस का प्रारंभिक नाम है। भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक एक दल का गठन किया, और इसी को अंग्रेजी में भी आता है इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक दल का गठन किया। और इसकी बैठक होने वाली थी पूना शहर में, लेकिन पूना में क्या हुआ था, वहां पर प्लेग रोग फैला था। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान हमारा जो समय चल रहा है वह कोरोना काल है, और कमोबेश यही स्थिति जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई तो उस समय प्लेग महामारी फैला हुआ था। और जैसा कि जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ जो कांग्रेस का प्रारंभिक नाम है, जिसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था, इसका पहला वार्षिक कॉन्फ्रेंस, पहला अधिवेशन होने वाला था पूना शहर में। लेकिन प्लेग रोग के कारण यह अधिवेशन पूना में नहीं हुआ। और जब पूना में नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा इसका अधिवेशन हुआ क्या और कैसे हम याद करेंगे, बिल्कुल एक तरीके से
एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लड़के याद करते हैं पहला अध्यक्ष दूसरा अध्यक्ष, एक सीरीज में कैसे प्रारंभ करेंगे उसी को समझिएगा। तो यहीं पर हम पढ़ेंगे प्रमुख अधिवेशन जो परीक्षा में सवाल बनते हैं और जहां से परीक्षा में खूब सवाल आते हैं। सारे अधिवेशन आपको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिल्कुल सीरियल में है, 86 में हुआ। तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ। चौथा अधिवेशन 88 में हुआ और पांचवा अधिवेशन 89 में हुआ। इसके बाद 18 वाली बिल्कुल सीरियल खत्म हो जाएगी, 1900 से पढ़ना है। तो देखिए हुआ क्या, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग रोग के कारण यह बैठक पूना में नहीं हुआ। तो पहला अधिवेशन हुआ 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ और यह अधिवेशन हुआ मुंबई शहर में। यह अधिवेशन मुंबई शहर में हुआ और जब मुंबई शहर में हुआ तो ध्यान से एक कड़ी को समझिएगा। यह जो मुंबई शहर है, इसी मुंबई शहर में दोपहर के 12 बजे 72 प्रतिनिधियों के साथ पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ। और जिस विद्यालय को चुना गया था, यहां पर एक विद्यालय था गोकुल तेजपाल, यानी विद्यालय का नाम था गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और यह जो गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, यह महात्मा गांधी के ससुर का विद्यालय था। इसी स्कूल के प्रांगण में, इसी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत के प्रांगण में या कैंपस में दोपहर के 12 बजे 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई शहर में प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थी पश्चिम बंगाल के निवासी थे और इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। इन्हीं के मार्गदर्शन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन प्रारंभ हुआ। यहां से देखिए सवाल कैसे बनेंगे। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ है। पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग रोग के कारण यह अधिवेशन न हो सका, इसलिए पहला अधिवेशन का सौभाग्य मिला 1885 में मुंबई शहर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में दोपहर के 12 बजे 72 प्रतिनिधियों के साथ यह अधिवेशन प्रारंभ हुआ और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी को। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता शहर में हुआ। अब यह अधिवेशन कोलकाता शहर में हुआ और ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी कोलकाता शहर में दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता किया दादा भाई नौरोजी ने। और ये जो दादा भाई नौरोजी बहुत बड़ा नाम है इतिहास में या मॉडर्न हिस्ट्री में, दादा भाई नौरोजी का बहुत ही बड़ा नाम है। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस पार्टी के दूसरे अध्यक्ष बने। लेकिन ये जो दादा भाई नौरोजी हैं दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन प्रारंभ हुआ और यह कांग्रेस पार्टी के दूसरे अध्यक्ष बने। लेकिन दादा भाई नौरोजी बहुत ही बड़ा नाम है राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के संदर्भ में, तो इनके बारे में कुछ पहलुओं पे हम नजर रखेंगे क्योंकि यहां से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी पारसी संप्रदाय के थे। दादा भाई जो नौरोजी थे ये पारसी संप्रदाय के थे और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस पार्टी के कुल 3 बार अध्यक्ष बने। और दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी भारत का वयोवृद्ध नेता। और ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड के फिन्सबरी से वहां की संसद की इलेक्ट हुए थे और पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने पहली बार भारत का पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। यही दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने डबल ड्रेन थियरी यानी बहिष्कार का या बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और हुआ क्या, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे क्या हुआ, इन्होंने ही क्या किया, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम दिया और इन्हीं के सुझाव पे अब इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कांग्रेस नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। और ये जो कांग्रेस शब्द है, ध्यान से समझिएगा, ये जो कांग्रेस शब्द है, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लेखक है थॉमस पेन ने दुनिया में पहली बार कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में। और
कॉमन सेंस से दादा भाई नौरोजी लिए और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम दिया और कांग्रेस लिया गया है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से। और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो ध्यान क्या रखना है, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम कौन दिया, दादा भाई नौरोजी। पहली बार भारत का प्रति व्यक्ति का अनुमान कौन लगाया, दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड की संसद को इलेक्ट होने वाले पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेनिंग सिस्टम पैटर्न दिया था और ये बहुत ही बड़ा युवा था। और ये भी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के जनक हैं, जो पाकिस्तान के पहले कायदे आजम थे, वह जो है यानी मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए हुआ क्या, कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1887 में मद्रास शहर में हुआ। और जब मद्रास शहर में हुआ तो इसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। और यह अधिवेशन 87 में हुआ था मद्रास शहर में। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य बदरुद्दीन तैयब जी को मिला। तो आइए रिवाइज करते हैं, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बना बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद शहर में हुआ। और जब इलाहाबाद शहर में हुआ तो देखिए यहां पर कई संदर्भों को हम लोग समझेंगे। यानी अधिवेशन इलाहाबाद शहर में हुआ और जैसे इलाहाबाद शहर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में अंग्रेजों की नीतियां कांग्रेस के प्रति जो है आलोचनात्मक हो गई और उन लोगों ने इसका अधिवेशन करने की इजाजत नहीं दी। तभी बिहार के राजा यानी दरभंगा के राजा थे, दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद में एक जमीन ली और वहीं पर कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ। और वर्तमान में इलाहाबाद में उसी कॉलोनी को कहते हैं दरभंगा कॉलोनी, जहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यह दरभंगा कॉलोनी डीजे हॉस्टल के ठीक सामने है, वर्तमान में उसका नाम दरभंगा कॉलोनी है। और वही भूमि जो है किराए पर लिया था बिहार के राजा ने। और यहां पर जैसे अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता की जॉर्ज यूले, इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले। और यह जो जॉर्ज यूले थे, इनके नाम भी एक इतिहास लिखा गया। कांग्रेस पार्टी का पहला अंग्रेज अध्यक्ष बनने का सौभाग्य जॉर्ज यूले को बना। और उसी इलाहाबाद के अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1889 ईस्वी में पुनः मुंबई शहर में हुआ, पुनः मुंबई शहर में हुआ। और इसके अध्यक्ष बने विलियम बेडरबन, इसके अध्यक्ष विलियम बेडरबन बने। और यह जो विलियम बेडरबन थे, यह कांग्रेस के दूसरे जो है अंग्रेज या यूरोपियन अध्यक्ष बने। और ध्यान रखिएगा, मैंने एक टर्म दिया था एओ ह्यूम को, शिमला का संत, एओ ह्यूम को सेंट ऑफ शिमला या शिमला का संत कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो विलियम बेडरबन था, यह एओ ह्यूम का जीवनीकार था। यानी एओ ह्यूम की जीवनी इसी व्यक्ति ने लिखा था, इसका नाम विलियम बेडरबन है। और इसी विलियम बेडरबन ने एओ ह्यूम को अपनी जीवनी में शिमला का संत की उपाधि दी। और यह जो शिमला का संत बन गए। तो ध्यान रखना, क्या कितने संदर्भों को हम लोगों ने पढ़ा। और देखिए कितना आसान है, 85 में पहला, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, 88 में चौथा, 89 में पहला मुंबई में, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, मुंबई। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले और दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष बना विलियम बेडरबन। तो आपको क्या याद रखना, कितने संदर्भ को हमने सीखा। कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। प्यारे बच्चों, कॉपी से लिखते जाइएगा। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एओ ह्यूम जो शिमला के संत थे, इटावा के डिप्टी कलेक्टर थे और दुनिया का पहला ICS अधिकारी था। और यह जो है भारत में आए थे ICS अधिकारी के पद पर और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हीं के सुझाव पर डफरिन के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। और कांग्रेस पार्टी का जो प्रारंभिक नाम दिया गया वह इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ है। और इसका पहला बैठक होने वाला था पूना शहर में, लेकिन प्लेग रोग के कारण यह बैठक नहीं हो सका, इसलिए पहला अधिवेशन हुआ आपके मुंबई शहर में 1885 में। और वहां पर दोपहर के 12 बजे 72 प्रतिनिधियों के साथ, जिनमें स्टूडेंट, वकील, पत्रकार थे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत के प्रांगण में हुआ। और यह विद्यालय महात्मा गांधी के ससुर का था। और जैसा कि जानते हैं, महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा हुआ था राजकोट के एल्फिस्टन विद्यालय से। और उसी राजकोट के व्यापारी से पुत्री से उनका विवाह हुआ था, बहुत बड़े
व्यापारी थे, उनका विद्यालय था मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसी के प्रांगण में पहला ऐतिहासिक बैठक हुआ और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस को कांग्रेस नाम दिया और यह मोहम्मद अली के राजनीतिक गुरु थे। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब बना, कांग्रेस का पहला यूरोपियन या अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बना और कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष बना विलियम बेडरबन। और विलियम बेडरबन एओ ह्यूम का जीवनीकार था और इसी ने इनको शिमला का संत कहा। तो ये आपके सीरीज थे 1850 से लेकर केवल 89 तक पढ़ना है। इसके अलावा कोई कांग्रेस का अधिवेशन परीक्षा में आता है, नहीं आएगा। यही सीरीज पढ़िएगा, इसके बाद प्रारंभ होगा 1900 की सीरीज। तो यह जो है तरीका कुछ हमने बताया आपको कैसे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन तैयार करने हैं, और अधिवेशन के बाद हम देखेंगे ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जैसे कि मैं बार बार बताता हूं, इसी पार्टी की अगुवाई में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया। तो कांग्रेस का पूरा इतिहास मैं खोलूंगा आपके सामने। तो यहीं पर हम 3 चरण देखेंगे, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और जो है गांधीवादी युग। और इसी 3 हेडिंग के माध्यम से पूरा राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, निवेदन है, जो फिजिक्स के हमारे टीचर हैं, गाजीपुर में हमारे साथ सेवा देते हैं, बनारस में हमारे साथ कई कोचिंगों में पढ़ाते हैं, और इनका जीतपुर विथ जीत सिर एक चैनल है, और अधिक से अधिक इसको प्रमोट कीजिए। आगे आपको इंग्लिश का वीडियो भी पड़ेगा। मैं जब मुझको समय मिलेगा पूरा इतिहास में पढ़ा दूंगा, भूगोल पढ़ा दूंगा, पॉलिटी पढ़ा दूंगा, संविधान पढ़ा दूंगा, करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। लेकिन अधिक से अधिक एक बस प्रयास कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कराइए, ताकि हमको भी एनर्जी मिले और अच्छे रूप से मैं भी यहाँ पर कार्य कर सकूं। और जैसा कि जानते हैं, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप एक शेयर करेंगे तो उससे मुझको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मोटिवेशन बनेगा, ताकि खूब मेहनत करके मैं आपके पास वीडियो पहुंचा सकूं। तो आपसे बस यही निवेदन है कि अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं इसके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।